हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एटीसी। एटीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नमस्कारम, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की सीरीज का ये 5वां लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमारा संविधान जो है वो किस तरह से बना था। आपको याद होगा, हमने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है और आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा कि संविधान के निर्माण के दौरान बहुत सारी समितियां जो है वो बनी थी। जैसे फंडामेंटल राइट को लेकर कोई समिति बनी है, लिंग्विस्टिक को लेकर कोई समिति बनी है, कल्चरल राइट्स को लेकर कोई समिति बनी है, माइनॉरिटी राइट्स को लेकर कुछ समितियां बनी है। तो ऐसी बहुत सारी समितियां बनी, जिनको हम आगे पढ़ेंगे कि मेजर कमिटीज क्या थी, माइनर कमिटीज क्या थी, सब कमिटीज क्या थी, है ना। ऐसी कई कमिटियां बनी। अब ये कमिटियों ने अपने रिकमेंडेशन दी, और जब इन्होंने रिकमेंडेशन दी तो इन रिकमेंडेशन को स्क्रूटनाइज करना था, इनको रिफाइन करना था और इनको एक लीगलाइज डॉक्यूमेंट के तौर पर लेके आना था। यही सब कार्य करने के लिए एक समिति और बनी, जिस समिति को हम कहते हैं प्रारूप समिति, जिस समिति को हम कहते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी। और ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी है, ये जो प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो और कोई नहीं, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। क्योंकि जितनी भी कमिटीज बनी थी, उन सब के रिकमेंडेशन जो आए थे, इतने सारे रिकमेंडेशन को स्क्रूटनाइज करने के लिए, रिफाइन करने के लिए, लीगलाइज करने के लिए, इजी वे में कोडिफाई करने के लिए एक कमिटी बनी 7 सदस्यों की, जिसे कहा गया ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कमेटी कब बनी थी? डायरेक्टली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी का निर्माण किया गया था। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, उसके 2 हफ्ते बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी में अगला क्वेश्चन जो आपसे इससे रिलेटेड आता है कि इसमें कितने सदस्य थे? तो कुल मिलाकर इसमें 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष हो गए और बाकी टोटल 6 लोग इसमें थे। कौन कौन थे? के मुंशी साहब, एन गोपाल स्वामी अयंगर साहब, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, बीएल मित्र और सैयद मोहम्मद सयादुल्ला। अब यहाँ पर जो के एम मुंशी साहब हैं, इनका काम क्या था? इन सबको भी अलग अलग काम जो है वो दिए गए थे। जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड प्रोविजन थे, जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड प्रावधान थे, उसको स्क्रूटिनाइज करने का काम जो है वो किसको दिया गया था? वो मुंशी साहब को जो है दिया गया था। गोपाल स्वामी अय्यर के बारे में बात करें तो जो स्पेशल प्रोविजन थे, जो विशेष प्रावधान थे, उसके लिए किसे रखा गया था? गोपाल स्वामी अय्यर को रखा गया, अयंगर को रखा गया था। ठीक है। फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है, इनको किसके लिए रखा गया था? तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसको देखने के लिए, जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर था उसको देखने के लिए इनको रखा गया था। इसके अलावा डीपी खेतान साहब आपको देखने को मिलते हैं, बीएल मित्र साहब देखने को मिलते हैं, तो इनको लीगल फ्रेमवर्क के लिए रखा गया था, है ना। लीगल फ्रेमवर्क जो है इसके लिए ये दोनों थे। और जो सैयद मोहम्मद सयादुल्ला है, इनको किसके लिए रखा गया था? तो यहां पर ये माइनॉरिटी वाला देख रहे थे। ठीक है, माइनॉरिटी वाला प्लस कल्चरल, ये दोनों चीजें देखने का काम जो है वो इनको दिया गया था। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब यहाँ पर फंडामेंटल राइट के साथ में आप एक और लिख सकते हैं उनका लिंग्विस्टिक, भाषा वाला, जो अभी भाषा का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, तो लिंग्विस्टिक प्रोविजन भी किसने देखे थे? तो मुंशी साहब के द्वारा देखे गए थे, है ना। थोड़ा डीप में है, लेकिन जितना अच्छा आपका तैयार होगा उतने ही स्कोर करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने? 6 सदस्य थे, और कुल मिलाकर 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष हो गए, बाकी के 6 सदस्य हो गए। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति बिगड़ गई। कैसे बिगड़ गई? यहाँ पर आप देखेंगे बीएल मित्रा साहब को हेल्थ इश्यूज थे, तो इसकी वजह से इनके द्वारा रिजाइन कर दिया गया, और रिजाइन करने के बाद में किसी और व्यक्ति को अपॉइंट करना था, तो किसे अपॉइंट किया गया? माधव राव को अपॉइंट किया गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा रिजाइन कर दिया गया था, या इसमें से किस व्यक्ति की डेथ हुई थी, या माधव राव किसकी जगह पर आए थे, या कौन आया था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर डीपी खेतान साहब की डेथ हो गई थी इस टाइम पर, तो इनकी जगह पर कौन आए थे? तो इनकी जगह पर एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम है टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है। तो ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो मैं आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बता रहा हूं, इसकी हर चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कितने सदस्य थे, कब बनी थी, अध्यक्ष कौन थे, कौन सदस्य थे, कौन रिप्लेस हुए, किसका क्या काम था, ये सारी चीजें आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, कंठस्थ जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं मेजर कमिटीज की, माइनर कमिटीज की, कि कौन कौन सी समितियां बनी थी। बस आपको इतना याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता किसने करी है। जिसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम कहीं पर आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम कहीं पर आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम कहीं पर आता है, तो वो कमिटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। अब देखो, यहाँ पर जहां पर भी यूनियन शब्द लिखा हुआ है ना, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, है ना, वहां पर आपको कौन सा नाम देखने को मिल रहा है? जवाहरलाल नेहरू
नाम जो है वो देखने को मिल रहा है, पंडित जी का नाम जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। फिर स्टेट कमेटी, राज्यों के लिए कमेटी जो नेगोशिएशन करेगी प्रांतों से, तो उसमें भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू साहब थे। ठीक है, फिर इसके बाद में जो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क थे वहां पर कौन देखने को मिलता है, तो आपको आयरन मैन ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं, है ना, लौह पुरुष हमें देखने को मिलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहां पर क्या है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रांतीय संवैधानिक समिति जो थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार पर जो एडवाइजरी समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। माइनॉरिटी के, ट्राइबल के और एक्सक्लूडेड एरिया, है ना, ये जो क्षेत्र के लिए है, तो इसके लिए भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और तीसरे कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनको कौन सी कमेटी मिली थी, एक थी स्टीयरिंग कमेटी और एक थी रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, है ना। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब अगर इन शॉर्ट आप देखोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पन्ना भी आपके लिए या ये स्लाइड भी आपके लिए महा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए कि किस कमेटी के अध्यक्ष जो है वो कौन थे। ठीक है, यूनियन में आपको देखना ही है कि यूनियन जब में नाम आ रहा है जवाहरलाल नेहरू लगाना है, जो मुश्किल काम आ रहा है माइनॉरिटी, ट्राइबल्स, एक्सक्लूडेड एरिया, फंडामेंटल राइट, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे। स्टीयरिंग और रूल ऑफ प्रोसीजर के लिए कौन आ जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद कुछ उप समितियां बनी थी, ये समिति है। अब इस समिति की कोई उप समिति बन सकती है, कैसे बन सकती है, जैसे मौलिक अधिकार की समिति बनी, इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं। काम ज्यादा है तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक उप समिति बना दी कि भाई तुम इसको और चीजों को इन डेप्थ देखोगे, मैंने इतना तो देख लिया है, इसके आगे तुम देखोगे। तो फंडामेंटल राइट की जो सब कमेटी बनी जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, वहां पर आपको कौन देखने को मिलते हैं, उप समिति में जेबी कृपलानी देखने को मिलते हैं। माइनॉरिटी सब कमेटी, अभी फिर देखो माइनॉरिटी में हमने किसको देखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों, क्योंकि डिफिकल्ट काम दिया था, ऐसे ही याद होगा, है ना। तो उसमें आपको कौन देखने को मिल रहे हैं, हरीश चंद्र मुखर्जी देखने को मिल रहे हैं। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था हरीश चंद्र मुखर्जी कौन रहे थे, ये उपाध्यक्ष रहे हैं संविधान सभा के, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, तो अपन ने बात करी थी। जेबी कृपलानी कौन है, तो इनके बारे में बताया था, ये प्रपोजर रहे हैं, है ना, इनके द्वारा प्रपोज किया गया था प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट का नाम। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ये भी हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया, आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड सब कमेटी, तो इसके लिए कौन है, गोपीनाथ बारदोलई, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये दोनों आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। फिर एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड सब कमेटी, इसमें कौन थे, ठक्कर बप्पा, एवी ठक्कर, है ना। तो ये थे, बट ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपनी एमपी की एग्जाम से रिलेटेड। एमपी के एग्जाम से ये दोनों और बाकी की जो मैंने आपको यहाँ पर 8 कमेटी बताई है मेजर कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है। ये मेजर कमेटी से ही कौन सी निकली थी, ये सब कमेटी निकली थी। ठीक है, चलिए अब फिर उसके बाद में कुछ लघु समितियां बनी थी, कुछ माइनर कमिटीज बनी थी। कौन कौन सी थी, जैसे नागरिकता पर एक कमेटी बनाई गई थी, है ना, और ये कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, वर्धाचारी कर रहे थे। फिर सर्वोच्च न्यायालय पर एक समिति बनाई गई थी, इसको भी लीड वर्धाचारी कर रहे थे। एक क्रेडेंशियल कमेटी बनाई गई थी, इसे कृष्ण स्वामी अय्यर जो है वो लीड कर रहे थे। एक प्रेस गैलरी कमेटी बनाई थी जिनको लीड उषानाथ सेन कर रही थी। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी थी जिसको एसके धर साहब लीड कर रहे थे। फाइनेंशियल प्रोविंशियल कमेटी नालिनी रंजन सरकार। ऑर्डर ऑफ ट्रेड कमेटी के मुंशी। और हाउस ऑफ कमेटी पट्टाभी सीतारमैया। क्या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ बस एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये जो नाम आपको देखने को मिल रहा है एस वर्धाचारी, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, स्टिल इन्हें ये काम दिया गया था किस चीज का, कि भाई सिटीजनशिप पर और सुप्रीम कोर्ट पर जो माइनर कमेटी बनी है उसकी अध्यक्षता इनके द्वारा करी गई थी, है ना। तो यहाँ पर ये आपको नाम देखने को मिल रहा है एस वर्धाचारी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी माइनर कमेटी अगर आप याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कंसर्न की बात नहीं है, नहीं पूछा जाएगा जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बाकी आपकी बुरी किस्मत तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं भी समझता हूं कि स्टूडेंट को बहुत सारा याद करना होता है, समुंदर जैसा सिलेबस है, उसे इस छोटे से दिमाग में फिट करना बहुत मुश्किल टास्क है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस मुझे बता रहा है कि ये आ सकता है या ये आने के चांसेस रहते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जो हम समझ पाते हैं, तो माइनर कमेटी में ये कमेटी आपसे नहीं पूछी जाएंगी। ये दोनों भी पूछी गई तो केवल और केवल ये संविधान सभा के चूंकि सदस्य नहीं थे तो उससे रिलेट करके पूछी जा सकती है, और एल्स आपसे नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, चलिए आपको बस ध्यान रखना है जो मेजर कमिटीज थी हमारी और जो सब कमेटी थी हमारी, बस उनका ध्यान रखना है। चलिए अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना कब हुई, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 29 अगस्त 1947 को। फिर एक क्वेश्चन बार बार पूछा था कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, था 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय जो है लगा। ये 8 दिन लिखा है, नहीं 8 दिन, 2 साल 11 महीने 8 दिन का नहीं, 18 दिन ही सही है। फिर उसके बाद में खर्चा जो है वो कितना आया था, 64 लाख रुपए का इसमें खर्चा जो है वो आया था। वर्किंग डेज कितने थे, कितने दिन कार्य किया गया, तो 165 दिन इसमें कार्य हुआ था। सत्र कितने हुए, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था 11 सत्र जो है वो इसमें हुए थे। फाइनल एडॉप्शन, संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949। याद रखिएगा, एडॉप्शन पूछा जाए, अंगीकृत पूछा जाए तो वो डेट है 26 नवंबर
1949, 11वां सत्र का आखिरी दिन था 26 नवंबर 1949। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसे एनफोर्स कब किया गया, इसे लागू कब किया गया, तो इसे लागू किया गया था, ये हम सभी को पता है, 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिकली पीएससी लेवल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली रीडिंग कब हुई, ये मैं पिछले सेशन में भी आपसे बात कर चुका हूं, जब हमने सेशन रीडिंग मीटिंग्स इनके बारे में चर्चा करी थी। बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, एक साथ मैं लेके आया हूँ। पहली रीडिंग, पहला वाचन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये डेट है 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि यही क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। इनके द्वारा जो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया गया था। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो संविधान का मसौदा तैयार हुआ था, ये संविधान सभा में आकर इन्होंने बताया कि भाई ड्राफ्ट पूरा तैयार हो चुका है। मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं, जो वो पढ़ के सुनाया उसे ही क्या कहा गया, फर्स्ट रीडिंग। अब जब ये फर्स्ट रीडिंग हुई तो डेट आपने देखी 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में ये रीडिंग हुई थी। अब इस टाइम पर कौन सा सेशन चल रहा था, कौन सा सत्र चल रहा था, तो सत्र चल रहा था 7वें नंबर का। मैंने पिछले सेशन में आपको सारे सत्र बताए थे और उसमें बताया भी था कि 7वां सबसे लंबा सत्र था, है ना। तो वही लंबे सत्र में फर्स्ट रीडिंग जो है यहाँ पर हो जाती है। सेकंड रीडिंग, दूसरा वाचन जो होता है वो कब से कब तक होता है, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक का, है ना। यहां पर भी क्या चल रहा है, 7वां सेशन ही चल रहा है, 7वां सत्र ही चल रहा है, उसी टाइम पर चलता है और ये क्लॉज बाय क्लॉज होता है। सेकंड रीडिंग मैंने आपको बताया था, सेकंड रीडिंग सबसे ज्यादा डिबेटेबल रहती है। कभी भी कोई भी एक्ट भी आता है, सरकार कोई लेके भी आती है अधिनियम, तो उसमें आप देखिएगा उसमें भी 3 वाचन होते हैं, उसमें भी 3 रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ मिनिस्टर समझाते हैं, सेकंड रीडिंग में उस पर डिबेट डिस्कशन होता है, उसमें संशोधन सुझाए जाते हैं, उसमें अमेंडमेंट दिए जाते हैं, फिर वो अमेंडमेंट पर चर्चा होती है। तो यहाँ पर भी सब वही कहानी हुई थी कि यहाँ पर चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, कुछ संशोधन दिए गए। ऐसा कहा जाता है हजारों की तादाद में, करीबन 7,000 के करीब संशोधन जो है वो प्रपोज किए गए। बट इतने सबको सुनना तो असंभव था, तो 2-2,500 सुने गए और उसमें से कुछ माने भी गए। ठीक है, तो ये सेकंड रीडिंग के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर थर्ड रीडिंग जो हुई है, तीसरा वाचन जिसको हम फाइनल वाचन कह रहे हैं, इसके बाद में संविधान को हमें अडॉप्ट करना, अंगीकृत करना है। तो 7वां सेशन कब हुआ, 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 को, जो कि क्या था, ये था आपका फाइनल सेशन, है ना। ये क्या था आपका, दिस वाज योर फाइनल सेशन। 11th सेशन का लास्ट डे जो है यहाँ पर आपको 26 नवंबर देखने को मिल रहा है। मतलब जब ये फाइनल रीडिंग हो गई तो संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया। कितने लोगों ने साइन करे थे, तो आपको याद होगा 299 का आंकड़ा कहां से आया था, 299 मेंबर्स जो है वो हमारी संविधान सभा में थे। उसमें से कितने लोगों ने उस दिन साइन करे थे 26 नवंबर 1949 को, तो 284 लोगों के द्वारा इसमें हस्ताक्षर करे गए थे। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब जब हमारा संविधान कंप्लीट हुआ तो इसमें क्या क्या था, है ना। तब इसमें क्या था, तब इसमें आपको देखने को मिलता है कि एक प्रस्तावना थी, 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान में क्या था, 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में क्या था, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं और दोनों में यही चीज आएगी। आज सब कुछ बदल गया है, प्रियम्बल वही की वही है ना। लेकिन आप देखेंगे अनुसूची की संख्या बढ़ गई है, आर्टिकल्स की संख्या जो है वो बढ़ गई है, संशोधनों की संख्या जो है, तब संशोधन थे नहीं, है ना, अब 106 संशोधन हो चुके हैं। तो ऐसी कई चीजें जो है वो चेंज हो गई है। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम उस पर भी चर्चा जो है वो करेंगे। ये अडॉप्ट किया गया, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जो प्रियम्बल था, जो प्रस्तावना था, है ना, उसमें मेंशन भी किया गया है डेट को, लेकिन आगे चल के जो प्रियम्बल आप बुक्स में और उनमें देखते हैं तो उसमें वो चीज़ हटा दी गई है, उसमें फोटो वोटो हटा दी गई, बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप पीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। प्लस ये किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 284 299 क्या है ये आपको पता होना ही चाहिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत तो कर लिया, लेकिन उसी दिन इसे एनफोर्स नहीं किया गया, लेकिन इसके कुछ आर्टिकल्स, कुछ अनुच्छेद को उसी दिन लागू कर दिया गया। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था, तो कुल मिलाकर 16 अनुच्छेद थे जिनको लागू किया गया था। कौन कौन से थे, तो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 91, 392, 393, 394 इनको इनेक्ट कर दिया गया था। बाकी जो पूरा संविधान आपका लागू हुआ वो कब हुआ, 26 जनवरी 1950। मतलब जो 395 आर्टिकल है, उन 395 आर्टिकल में से 16 आर्टिकल तो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, पर बाकी के जो आर्टिकल है वो कब लागू हुए हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू हुए हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को ये आखिरी बैठक हुई थी, है ना, जिसमें वंदे मातरम गाया गया था और 26 जनवरी को इसको फुल फोर्स से इरेक्ट करने की बात जो है वो करी गई थी। फिर
अब 26 जनवरी 1950 को बन गया, तो इसके बाद क्या हुआ, तो हम पिछले सत्र में भी इस पर चर्चा कर चुके हैं और क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एक बार संविधान बनकर तैयार हो गया तो संविधान सभा का कार्य खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन संविधान सभा ने फिर भी 1952 तक कार्य किया। क्यों कार्य किया? क्योंकि उस टाइम संसद जो है वो नहीं थी, कोई इलेक्शन नहीं हुए थे, तो जितने भी विधायक वर्ग थे, जितने भी संसदीय कार्य थे, वो कौन कर रही थी? यही संविधान सभा कंटिन्यू करती चली गई। फिर 1951-52 में चुनाव होते हैं और उसके बाद में इनका कार्य खत्म हो जाता है और चुन के आई हुई सरकार जो है वो फिर आगे चलकर ये संसदीय कार्य और विधायी कार्य जो है वो करती है। तो आई होप ये कहानी आपको यहाँ तक की क्लियर होगी। इसके बाद में अगर आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा जो संविधान है उसका नाम क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसके बारे में जिक्र हमें कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 393 में हमें इसका जिक्र मिलता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला, सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी जो संविधान सभा थी उसका चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा, ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये हमारी संविधान सभा का चिन्ह था, हाथी, एलिफेंट, ठीक है, गजराज। फिर जो कैलीग्राफर थे, सुलेखक थे, वो कौन थे? तो इसको मतलब ये कोई टाइप्ड नहीं था, ये हैंड रिटन था। तो लिखने वाले व्यक्ति का काम क्या था? तो जिन्होंने हिंदी में टाइपिंग मतलब हिंदी में से लिखा था वो थे वसंत कुमार वैद्य, है ना। बहुत ही सुंदर उसमें जो है वो इनके द्वारा लिखा गया था, इनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी तो इनको रखा गया था। और इंग्लिश में लिखने वाले व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। अब कभी गूगल करिएगा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो आप देखेंगे कि उसमें आपको भगवानों की भी फोटोज जो है दिखेंगी, राम भगवान की, लक्ष्मण जी की, इनकी दिखेंगी। और आपको हैंडराइटिंग देखने को मिलेगी जो गजब की सुंदर हैंडराइटिंग आपको देखने को मिलेगी हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें रोल था वसंत साहब का, इसमें रोल था प्रेम बिहारी साहब का। फिर पेपर का जो साइज लिया गया था, ये तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप जाएंगे पीछे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना तक लगाएंगे तो ये तक पूछा गया कि पेपर का साइज क्या था। तो ये था 16 इंच इंटू 22 इंच। डिजाइनिंग करने वाले पेज का जो डिजाइन, जो मैंने आपको बताया ना कि आसपास जो ये पेपर है यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर जो फोटो डिजाइनिंग मतलब भगवान भगवान के और वो सब लगाए हुए हैं जो, तो वो किसने किए थे? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिंह के द्वारा करे गए थे, ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज जो छूट गई थी, राष्ट्रीय झंडा समिति, नेशनल फ्लैग समिति। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीएससी लेवल का क्वेश्चन है। आपको याद रखना है, जब नेशनल फ्लैग कमेटी बनी थी तो अस्थायी रूप पर इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से आगे चलकर कौन बना दिए गए? कृपलानी साहब जो है बना दिए गए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इस पर हमने पहले भी चर्चा करी है, डिप्टी चेयरमैन की, उपाध्यक्ष की संविधान सभा के, तो वो कौन कौन रहे हैं? फ्रैंक एंथनी साहब पहली संविधान सभा में मतलब संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था उसमें ये क्या थे? उसमें फ्रैंक एंथनी साहब जो है डिप्टी चेयरमैन थे। फिर जो सेकंड सेशन हुआ था, है ना, उसमें कौन थे? एससी मुखर्जी साहब थे। और जो चौथा सेशन हुआ था, फोर्थ सेशन, उसमें एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी ये उपाध्यक्ष थे। यहाँ से रिलेटेड 2020 में ऑलरेडी एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं भूल रहा हूँ, बट शायद आरएस या यूपी पीसीएस में किसी ने एससी मुखर्जी से रिलेटेड, या बंगाल पीसीएस ने, एग्जैक्टली याद नहीं, बट किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ये डिप्टी चेयरमैन वाला आपसे पूछा जा सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, यहाँ तक था आज का सेशन, हमने कंप्लीट कर लिया है, हम संविधान सभा तक जो है आ गए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे किसकी? तो हमें दो टॉपिक अभी पढ़ने हैं। एक पढ़ना है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और उसके अलावा हमें पढ़ना है प्रियम्बल, प्रस्तावना की प्रस्तावना। अब बहुत सारी चीज़ें प्रस्तावना को लेकर अभी बहुत सारी बातें भी उठी हैं कि इसमें ये शब्द जो है इमरजेंसी में आया था, इसे हटा देना चाहिए, और या इस पर चर्चा होनी चाहिए एंड सो ऑन। तो बात करेंगे क्या शब्द है, क्या जरूरी है, और थे तो पहले क्यों नहीं थे, पहले क्या सोचा गया था। कई सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको समझनी है, जो आपको पता होनी चाहिए एज एन इंडियन सिटीजन। तो अगले सत्र में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।